हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए। वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखता हूँ आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दिबांग घाटी, बी हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, सी हो जाएगा कुंभलगढ़ और डी हो जाएगा भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़े के बगैर देखते हैं भारत में वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो थोड़ा देख लेते हैं। पहले की पॉइंट देख लेते हैं। क्या देखते हैं, दिबांग घाटी के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये दिबांग घाटी। और कभी कभी पूछ देता अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आइए अगला देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, इसके बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पे किसके भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, उत्तराखंड में वहीं पर स्थित है। आइए अब देख लेते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो है एक तरीके का दुर्ग है, किला है। ये कहाँ पे बना हुआ है? तो राजस्थान में बना हुआ है। ये कुंभलगढ़ का जो किला है राजस्थान में बना हुआ है। आइए और देखते हैं क्या है। ये जो भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो है इसे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है साथियों? ये जंगली गधा अभयारण्य जो है ये गुजरात में स्थित है और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलो देखते हैं। ये जो है कच्छ के रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? कच्छ के रेगिस्तान में स्थित है। तो इसका अन्य नाम जो है कच्छ रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्छ रेगिस्तान। इसे कहा जाता कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता। कच्छ रेगिस्तान से वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता और यह भारतीय जंगली गधा अभयारण्य भी कहा जाता। स्थित कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है, कच्छ घाटी में। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या इसका राइट आंसर है। भारत की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान यानी डिस्पोज ऑफ वेस्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क फी क्या है? ये पूछा गया। फी मतलब फीस क्या है ये पूछा गया। जो भी क्या करता अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको डाल देता है या उसमें पर्यावरण की दृष्टि से जो नुकसान होते हैं उसमें घोल देता है, उसको फीस जो लगती है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो अलग से सरकार टैक्स लगा देती है उसे क्या कहा जाता है? चलो ऑप्शन देखते हैं फिर समझते हैं। तो रिसाइकलिंग फीस कहा जाता है। ए ऑप्शन। बी हो जाएगा डंपिंग फीस कहा जाता है। सी हो जाएगा टिपिंग फीस कहा जाता है और डी हो जाएगा मटेरियल फीस कहा जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसे कहा जाता है टिपिंग फीस। टिपिंग फीस उसे कहा जाता है कि जैसे हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, जो भी हमारी फीस बनती है, खाना खाया, जो भी हमें खाना खाया उसकी जो फीस बनती है वो तो हम देते हैं और अतिरिक्त में हम क्या दे देते हैं? ग्राहकों को टिप दे देते हैं। ग्राहकों द्वारा क्या दिया जाता? टिप दिया जाता, एक्स्ट्रा दिया जाता है रुपए। इसे एक व्यवहार के तरीके से समझ लें या उपहार के तरीके से समझ लेते हैं। हम टिप देते, फीस भी देते और क्या देते?
टिप भी दे देते, उपहार के तरीके से, उसी को ई टिपिंग फीस के रूप में जाना जाता है। इसे ई टिपिंग फीस कहा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन सा विलुप्त टोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता किस देश में पाया जाता है? कैसा पूछा गया? उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता है, तो वो कौन सा पक्षी है और किस देश में पाया जाता है? टोडो पक्षी जो है उड़ नहीं सकता और किस देश में पाया जाता है, ये पूछा गया। पहला ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को, बी हो जाएगा श्रीलंका, सी हो जाएगा मॉरिशस और डी हो जाएगा भारत। ये चलो देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा। ना उड़ने वाले पक्षियों से संबंधित कुछ और भी हम देख लेते हैं। जो पक्षी क्या होते हैं, फ्लाइंग नहीं कर पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। चलो 2-4 पक्षियों के नाम हम देखते हैं क्या रहेंगे। तो पहला देख लेते हैं, इसमें कौन सा नहीं उड़ पाता, जैसे कीवी हुआ। कौन सा हुआ? कीवी पक्षी जो होता है ये भी नहीं उड़ पाता है। कीवी पक्षी हुआ, टोडो पक्षी हुआ, टोडो के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद होता है कौन सा? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ पाता है। शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ पाता, वो ज़मीन में चलता है। इसके बाद होता है पेंगुइन। पेंगुइन देखते होंगे 2 पैरों से, ज़्यादातर ये बर्फीले और ठंडे इलाकों में रहता है, इसे पेंगुइन कहा जाता है। तो पेंगुइन भी नहीं चल पाता, ये ना उड़ने वाले पक्षी हैं। कौन-कौन से? टोडो हो गया, ये टोडो हो गया, कीवी हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया और पेंगुइन हो गए। ये पक्षी उड़ नहीं पाते हैं। टोडो के बारे में पूछा गया, किस देश में पाया जाता है? चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी, यानी मॉरिशस में टोडो पक्षी पाए जाते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन है? ये पूछा गया है। कौन सा? इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। ये जो है, ये जो स्लोगन है, ये कोटेशन जो दिया गया है किसके लिए है? ये नारा जो है किसके लिए रखा गया था? तो पहला देखते हैं चिपको आंदोलन, बी हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी हो जाएगा अप्को आंदोलन और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या रहेगा राइट आंसर? चलो देखते हैं। तो इसमें दिया गया है एक चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो है इकोलॉजी जो स्लोगन दिया गया था, ये दिया गया था किसके? चिपको आंदोलन जो चलाया गया था, इसमें दिया गया चिपको आंदोलन के बारे में। चलो 1-2 की पॉइंट हम देख लेते हैं क्या रहेगा की पॉइंट। ये जो है कहाँ चलाया गया था? तो ये उत्तराखंड में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसे चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1973 में, 1973 में चलाया गया। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी गांव में इसे चलाया गया था। और इसकी क्या के इसके जो है चलाने वाले कौन थे, इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, प्रणेता कौन थे? तो इसे सुंदरलाल बहुगुणा कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने इसको क्या किया था? आगे बढ़ाने का कार्य किया था, यानी बहुगुणा। इसे आगे सुंदरलाल बहुगुणा हो गया, चंदी प्रसाद मौर्य हो गया, और भी लोग थे, इसको बढ़ाने का कार्य किया था। ये क्यों चलाया गया था? इसमें जो पेड़ कटाए जा रहे थे उस समय, उनको बचाने के लिए उसमें महिलाएं जो थी उसी पेड़ में चिपक जाती थी। उनको बचाने के लिए, पर्यावरण अच्छा संरक्षण के लिए ये किया गया था चिपको आंदोलन। तो ये हमने जो की पॉइंट बताए इसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। इसके प्रणेता कौन थे? चलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा। कब चलाया गया था? 1978 में। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी गांव में इसे चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कुछ कैल्शियम या प्रोटीन से संबंधित ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट मील प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस
और अन्य खनिजों का अच्छा स्रोत है। खनिजों के लिए अच्छे स्रोत है। इसका व्यापक रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये जो नाम दिए गए प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस या अन्य जो खनिज हैं इनका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जैविक खाद, बी हो जाएगा रासायनिक खाद, सी हो जाएगा विटामिन, डी हो जाएगा दवाई। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। हम देख लेते हैं जैविक खाद और रासायनिक खाद के बारे में। रासायनिक खाद होती हैं जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, इसमें क्या होती है रासायनिक दवाएं मिलाई जाती है जिसे खेतों में डाली जाती है, नुकसानदायक होती हैं। ज़्यादा अगर डाली जाए और लगातार अगर करती रहे, डालता रह जाए रासायनिक चीज़ें तो खेत को कैसा बना देती है, ऊसर बना देती हैं। उसमें पैदावार यानी उर्वरता जो है ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। और देख लेते हैं जैविक खाद के बारे में। जैविक खाद जो होती है गोबर को सड़ा गलाकर या फिर जो भी पत्तियाँ होती हैं उनको डालते रहते हैं, एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं गड्ढे में। वो जब सड़ गल जाता है उसकी जो खाद बनती है उसे जैविक खाद के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं विटामिन जो होता है, एक विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एक और जो जल में नहीं घुलनशील, अघुलनशील कहते हैं। क्या कहते हैं? अघुलनशील कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? घुलनशील जो जल में घुल जाते हैं और जो जल में नहीं घुलते हैं। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो जो भी ये प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस हैं ये खनिज में किसके लिए उपयोग में आते हैं? तो जैविक खाद बनाने में भी उपयोग में किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? जैविक खाद बनाने में उपयोग में किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये ग्लोबल 200 से संबंधित है। ग्लोबल 200 क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्या है ग्लोबल 200 यानी ग्लोबल 200 क्या है? तो पहला हो जाएगा फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट। बी हो जाएगा यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहरों की लिस्ट। 80 हो जाएगा विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर। डी हो जाएगा WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। या तो 200 क्या हो जाएगी इको रीजन की लिस्ट जारी की जाती है WWF के द्वारा, या तो 200 महत्वपूर्ण शहरों के नाम लिखे होते हैं, या धरोहरों की लिस्ट बनी होती है, या 200 कंपनियों की लिस्ट बनी होती है। ये देखते हैं। देखो इसमें एक शब्द आया है कौन सा? WWF। WWF जो है ये बहुत बार फुल फॉर्म इसका पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एक बार और सुन लीजिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये बहुत बार पूछा गया, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। चलो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे संबंधित हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। तो WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट जारी की जाती है पर्यावरण से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? कौन सा एजेंडा था? 21 यानी 21वीं सदी के बारे में, शताब्दी के बारे में तय करना था कि क्या करना है। तो रियो डी जेनेरियो है, ये क्या है? एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। क्या है? एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, पृथ्वी से संबंधित है रियो डी जेनेरियो। इसी में क्वेश्चन बन जाता कि रियो डी जेनेरियो है ये क्या है? एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था यहाँ पर। और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था,
92 में हुआ था। और एजेंडा क्या रखा गया था, तो एजेंडा 21 रखा गया, एजेंडा 21 रखा गया था। इसी से ही 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से? इसी से रियो डी जेनेरियो। और रियो डी जेनेरियो ये कहाँ पर स्थित है, तो ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पर है? ब्राज़ील जो एक देश है, वहाँ का शहर है कौन सी? रियो डी जेनेरियो। तो ये ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ क्या हुआ था यहाँ पर? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसे एक एजेंडा 21 के भी नाम से जानते हैं। और कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ स्थित है रियो डी जेनेरियो शहर? तो ब्राज़ील में स्थित है। अब देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, और डी हो जाएगा जैव जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, 80 हो जाएगा स्थिरता, और डी डी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ये क्या हुआ था? पर्यावरण और विकास से संबंधित इसमें इस मुद्दे पर बात की गई थी। जो 21वीं सदी आने वाली है, इसमें किससे किसके ऊपर क्या क्या कार्य करने हैं, पर्यावरण से संबंधित, विकास से संबंधित, वो इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इसी मुद्दे पर चर्चा की गई थी इसमें। तो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरता। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता रहेगी इससे संबंधित। मतलब क्या कुछ इसमें मुद्दे पे चर्चा करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब इसमें किया गया था स्थिर करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये ग्रीन हाउस से संबंधित ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं ग्रीन हाउस से संबंधित क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन है 2016 में WRI है, यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन द्वारा संकलित ग्रीन हाउस गैसों के वार्षिक उत्सर्जन वाले देशों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन करने वाला देश में नंबर 1 पर कौन है? सबसे पहला कौन सा है? किसके अनुसार? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार 2016 की लिस्ट के बारे में पूछा गया। चलो देखते हैं क्या इससे संबंधित आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला हो जाएगा कौन सबसे ऊपर है? पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत, बी हो जाएगा ब्राज़ील, सी हो जाएगा चीन, और डी हो जाएगा अमेरिका। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो पहले देख लेते हैं क्या ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कुछ इससे की पॉइंट रहेंगे। चलो देखते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है, ये कुछ जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट गैस हैं उन्हें हम बता देते हैं। जिसमें रहेगा हमारा H2O, जलवाष्प जिसे कहते हैं। ये भी ग्रीन हाउस गैस के में आता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद CH4 यानी मीथेन कहा जाता है, और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग यानी पर्यावरण की टेम्परेचर बढ़ाने का, तापमान बढ़ाने का कार्य करते हैं। चलो देखते हैं ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसमें सबसे शीर्ष पर देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चाइना जो है, चीन जो है, ये सबसे शीर्ष पर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में इसे पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को DDT से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है? DDT कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये क्या है? एक तरीके से रासायनिक पदार्थ है जो इसे मिलाया जाता है, जल में डालें या पानी में डालें, कहीं भी डालें, इसे अगर लगातार डालते रहे तो ये प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन रहेगा किसमें उत्पन्न करता है? वायु में, एयर में, या हो जाएगा जल में, या फिर जल में हो जाएगा वाटर में, जिससे कहते हैं सी हो जाएगा मिट्टी या सॉइल में, उपयुक्त सभी यानी आल। ये देखते हैं किस में उत्पन्न कर सकता है DDT। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। चलो पहले इससे संबंधित DDT से संबंधित हम कुछ देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म रहेगा डाई क्लोरो, थोड़ा सा बड़ा है, चलो हम लिख के बता देते हैं। क्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल, क्या हो जाएगा? डाई फे डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, और ट्राइक्लोरोएथेन,
क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोएथेन। ये क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोएथेन। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है इसका फुल फॉर्म कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा? डाइफेनेल और ट्राइक्लोरोएथेन कहा जाता है। ये डीडीटी का फुल फॉर्म। एक ये रासायनिक पदार्थ है जो क्या होता है, इसे अगर जल में भी डालें तो प्रदूषण करता है, और इसके वायु में भी डालें तब प्रदूषण करता है, मिट्टी में डालें तब प्रदूषण करता है। यानी सभी में किसी में उपयोग करेंगे ज़्यादा तो ये प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अब तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपयुक्त सभी के लिए ये प्रदूषण उत्पन्न करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन है NBWL यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी ये पूछा गया राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में। भारत में वन्य जीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए वैधानिक निकाय इसका गठन कब किया गया? ये जो संस्था दी गई है वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, यानी इसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। इसका गठन किया गया किस वर्ष में किया गया है, किस सन में किया गया है, ये पूछा गया है। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 2001, 2001, बी हो जाएगा 1952, 1952, सी हो जाएगा 1970 टू 1972, और डी हो जाएगा 2010, 2003। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2003। क्या रहेगा? 200। इसका राइट आंसर रहेगा 200, यानी 2003 इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। 2003 में ये संस्था स्थापित की गई थी। तो साथियों आज के हमारे ये ईवीएस से संबंधित कुछ टॉप क्वेश्चन थे। साथियों आशा है कि हमने जो आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।